हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं झारखंड का हिंदी मॉडल पेपर और टर्म 1 टर्म 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं टर्म 1 से। आपको 5 सेट मिले हुए हैं जैसा कि आपने देखा है, तो बाकी के सेट्स जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि किस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम का मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि हम 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन पढ़ के और उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। फिर दूसरे जो 1.5 घंटे उसमें हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए जो बाकी के सेट हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम जो है आपको सावधिक परीक्षा दी गई है 2021 एंड 22। नेक्स्ट है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दे रखा है। सेट नंबर 1 है, आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 1.5 आवर्स मिलेंगे और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, बढ़ते हैं। कुछ निर्देश हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि कोई चॉइस नहीं है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, उसमें से किसी एक को आपको सही बताना है। गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो 40 में से आपने 35 सही किए हैं और 5 गलत हो गए, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई 35 किए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो 40 था माइनस, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जितने गलत किए हैं तो उतने मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने सही होंगे उतने मार्क्स मिलेंगे, जितने सही नहीं होंगे उनके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है खंड क, जिसमें अपठित बोध होगा, यानी कि एक अपठित गद्यांश होगा, उसको आपको पढ़ना है। ऐसे 2 होंगे, उनको पढ़ना है, उनको आराम से समझना है, फिर आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसा कि इंग्लिश में हम करते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में हिंदी में भी करेंगे। करना क्या है, पहले आप क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चन देख के वहां से पॉइंट्स निकालो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना। क्योंकि अगर गद्यांश पहले से ही पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है। एक बार पढ़ लोगे, फिर आप प्रश्नोत्तर देखोगे, प्रश्न देखोगे, प्रश्न देख के फिर वापस गद्यांश में जाओगे, तो बेटर है कि पहले प्रश्न ही देख ले, क्योंकि हमको तो आंसर्स निकालने हैं। एमसीक्यूज बेस्ड है तो इजीली हो भी जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है, हम किसके ऋणी हैं। ऋणी, ये वर्ड हमको देखना है, ठीक है, किसके ऋणी है। दूसरा है मनुष्य की श्रेष्ठता है। मनुष्य की श्रेष्ठता की, क्या श्रेष्ठता वाला वर्ड हमको देखना है और इसमें हमको ऋणी देखना है। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। भरण पोषण, ये हमको देखना है। ओके, नेक्स्ट ऐसे पॉइंट्स निकाल के जब भी आप पेपर करो वहां पे हाईलाइट कर लेना कि हमको क्या चीजें जो है वो फाइंड करनी है पैसेज में। नेक्स्ट है देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, तो हम क्या करें देश की उन्नति के लिए, तो देश की उन्नति, ये वर्ड हमको देखना है। उसके बाद है देश प्रेम क्या है, तो देश प्रेम को हमको फाइंड करना है। अब एक बार इनके जो ऑप्शंस है उन पे भी नजर मार लेना, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस टाइम उसके ऑप्शंस को भी देख लेना कि भाई इसमें क्या दे रखा है। देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना। ऐसा वर्ड तो बहुत कम होता है, लेकिन हम पैसेज में देखेंगे। अपने मन से आंसर नहीं बनाना है, हमको पैसेज देख के फिर ही करना है। अपठित गद्यांश में हमेशा ऐसा ही किया जाता है, अपने से अपनी सोच है उसके आधार पर आपको आंसर नहीं देखना है, आपको गद्यांश में जो दे रखा है उसके आधार पर देना है। लेकिन हाँ, पठित गद्यांश जो होते हैं वहां पर आप अपने आंसर्स खुद से बता सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। शांतिपूर्वक आराम करना, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। नेक्स्ट, इससे पहले वाले में देखें तो क्या है, अपने रीति रिवाज की निंदा करें, यानी देश की उन्नति के लिए हमें क्या करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें या सभी को समानता या सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, विकल्प ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट, मनुष्य की श्रेष्ठता है, गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठ बड़े होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आता है हम किसके ऋणी है, मातृभूमि के, स्वयं के, धन के या धर्म के, ठीक है। अब पढ़ो अपना पैसेज, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण रहता है, ठीक है। ऋणी वाली बात आई थी, ठीक है, ऋणी वाली बात आई थी। तो हम किसके ऋणी है, हम हमारे मातृभूमि के ऋणी हैं, क्योंकि हम देश में रहते हैं तो उसको हम मातृभूमि कहते हैं। हम देश के जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में गिरकर उठ बड़े होते हैं, ये वाला ऑप्शन हमने देखा था ना, गिरकर उठ बड़े होते हैं। धरती माता के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है, भरण पोषण वाली बात आई थी, तो धरती माता के दिए हुए अन्न से, ठीक है।
देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। ये पूछा गया था कि देश प्रेम क्या है, तो वो हम देख लेंगे। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समानता और सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, तो ये भी हमने लाइन देखी थी। अब देखते हैं, फर्स्ट है हम किसके ऋणी हैं, तो हम मातृभूमि के, स्वयं के, धन के या धर्म के, मातृभूमि के, जिसको हम देश कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य की श्रेष्ठता है, मनुष्य की श्रेष्ठता की, तो गंदे हो जाते हैं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, ये भी नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था गिरकर उठ बड़े होते हैं, और इनमें से कोई नहीं, तो सी इज द राइट आंसर, हम सी को लगा देंगे। ठीक है, और इसी जगह पे पहले गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, फिर गद्यांश की तरफ जाते तो टाइम वेस्ट हो जाता, अभी फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, दान से मिले अन्न से, ये तो हमने देखा ही नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, हाँ ये हमने पढ़ा था, तो बी इज द राइट आंसर होगा, लेकिन हमें आगे के ऑप्शंस भी देखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, विकल्प ए और बी, ए तो हमने क्रॉस ही कर दिया, तो बी और ए और बी दोनों तो हो ही नहीं सकते, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, तो बी जो था वही राइट आंसर था। देश की उन्नति के लिए हमें क्या करें, हमें क्या करना चाहिए भाई, तो देश की उन्नति के लिए रीति रिवाज की निंदा करें, ऐसी तो कोई बात हमने देखी नहीं थी। ठीक है, अपने मन का कार्य करें, ये भी हमने नहीं पढ़ा अभी पैसेज में। हम ऋण लें, ये भी नहीं था। हाँ, ये था कि सभी को समानता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ये सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, देश प्रेम क्या है, तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, ये लाइन ठीक लग रही है। देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, ये तो ठीक नहीं है। शांति पूर्वक आराम करना, ये भी नहीं है, इसको देश प्रेम नहीं कहते। केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट ही सही है, और यही हमने लाइन में देखा भी था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पद्यांश में। सॉरी, आपका गद्यांश एक ही आएगा, एक पद्यांश आएगा। ठीक है, वो एक गद्यांश आपका जो टर्म 2 है उसमें आएगा, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, तो वो 2 गद्यांश आएंगे, तो एक इसमें आएगा, एक उसमें आएगा, इसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पद्यांश पहले पढ़ोगे, छोड़ो, पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती, तो किससे डरकर, नौका, ये नौका वर्ड जो है ये हमको देखना है। ठीक है, नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, या खुद से डरकर, देखेंगे। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, नन्ही चींटी दाना लेकर, ठीक है, ये हमको देखना है। दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, या कहीं नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो मन का विश्वास रगों में, ये हमको देखना है हमारे पैसेज में। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, सिंधु में डुबकियां, ये वर्ड हमको देखना है। चींटी, लहरें, गोताखोर, या कवि। कैसे लोगों की हार नहीं होती, कैसे लोगों की हार नहीं होती, डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, या फिर कोशिश नहीं करने वालों की। ठीक है, तो कैसे लोगों की हार नहीं होती। ओके, अब जाते हैं हमारे फिर से पद्यांश में। क्या दे रखा है, पद्यांश दे रखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आया था ना क्वेश्चन, नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डरकर, ये हमको मिल गया यहाँ पे वर्ड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कैसे लोगों की हार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, कहाँ चढ़ती है भाई, दीवारों पर। मन का विश्वास रगों में क्या भर देता है, साहस। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, ये मिल गया हमको गोताखोर। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब हमको आंसर्स मिल गए हैं। अब देखो, किससे डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर, तो इसका हम राइट आंसर लगा देंगे बी। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, दीवारों पर, हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो मन का विश्वास जो है रगों में साहस भरता है, हमने अभी भी पढ़ा था। ठीक है, साहस। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाते हैं। कैसे लोगों की हार नहीं होती, भाई कैसे कर लोगों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, बहुत सिंपल, फटाफट से हो गया, ऐसे ही आपको करना है। नाउ नेक्स्ट, अब आपका खंड आता है खंड ख। क में एक गद्यांश एक पद्यांश आ गया। अब आएगा खंड ख, यानी वो 10-10 मतलब 5-5 मार्क्स के थे, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आते हैं खंड ख पे। ये व्याकरण पार्ट है, इसमें सारा व्याकरण का आएगा, और जो झारखंड है उसमें काफी अच्छी व्याकरण है, तो आपको अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक, एक सकर्मक। यहाँ पे रिवीजन भी कर लो, अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चंस और भी सेट में होंगे तो आप इजीली कर लोगे। कैसे सीखना है, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ लो, ताकि आपको बाकी के जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो आप उसको रिलेट कर पाए और अच्छे से कर पाए। सबसे पहली चीज क्या होती है? क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिस काम को हम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। नाम से समझो, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें अकर्मक, अ लगा हुआ है, अ मतलब नहीं, तो जिसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है। और सकर्मक जिसमें कर्म होगा। कर्म क्या होता है? जो भी आप काम करते हो उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, ठीक है। सकर्मक में क्या होगा? कर्म होगा। अब आप कैसे पता करोगे? जैसे मान लो कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर किसी वाक्य में देखना है कि इसमें कर्म है या नहीं, यानी कि काम का प्रभाव किसी पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो उसको कैसे ध्यान करोगे कि भाई कैसे पता करोगे? जैसे मान लो आपने बोला रमेश फल खाता है, ठीक है, रमेश फल खाता है, तो आप खुद से क्वेश्चन करके देखोगे कैसे? जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कर्ता है, उसको उठाओ, यानी कि रमेश क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, उसको उठाओ। रमेश यानी कर्ता और क्रिया दोनों को उठा के फिर क्वेश्चन करो, किससे? क्या से या फिर किसे से। तो रमेश खाता है क्या? तो क्या खाता है? फल। अब इसमें मिल रहा है हमको फल, जो वर्ड है वो हमको क्या क्या आंसर में मिल रहा है। तो अगर ऐसा मिल जाता है आपको क्वेश्चन करने पे, अगर आपको ऐसे आंसर मिल जाता है, तब तो वो क्या हो जाता है? हमारा सकर्मक। वो वाक्य क्या हो जाएगा? सकर्मक। और अगर क्वेश्चन करने पे नहीं मिलता है तो वो बन जाएगा हमारा अकर्मक। क्लियर? तो आने वाले दो क्वेश्चन इसी पर ही डिपेंड है। सबसे पहले दे रखा है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब सारा फाइंड करना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं होगा, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा। पहला क्या दे रखा है? सीता गाना गाती है, तो कैसे करोगे? सीता को उठाएंगे, गीत गाती है क्रिया है, उसको उठाएंगे, फिर क्वेश्चन करके देखेंगे क्या से या फिर किसे से। सीता गाती है क्या? क्या गाती है? गाना। इसमें तो मिल गया। नेक्स्ट, वह किताब पढ़ता है, इसमें वह हमारा क्या है? करता है, और पढ़ता है क्या है? हमारी क्रिया है। अब क्वेश्चन करो कैसे? वह पढ़ता है क्या? क्या? किताब। आंसर मिल रहा है। तो यहां पर भी ये सकर्मक है, ये भी सकर्मक है। मोहन सो रहा है, अब बोलो, मोहन एक करता है, सो रहा क्या है? एक क्रिया है। मोहन सो रहा है क्या? है ही नहीं, खत्म, कुछ भी नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी। क्रॉस चेक करने के लिए हम डी को भी देख लेते हैं। लता चाय पी रही है, लता पी रही है क्या? क्या? चाय। तो यहां से ये भी मिल रहा है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या है? कौन सा वाक्य सकर्मक, ये ध्यान से पढ़ना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन चेंज होकर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या है। हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं नहीं और गलती करके आ जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। आपको सारी चीजें आती होंगी, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या दे रखा है? सकर्मक क्रिया का, तो सकर्मक यानी जिसमें कर्म होगा, क्या करने पे हमको आंसर मिल रहा होगा। देखो, बच्चा रोता है, तो बच्चा एक हमारा करता है, रोना क्या है? हमारी क्रिया है। बच्चा रोता है क्या? नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया हमारा अकर्मक। तो इसको तो हम क्रॉस कर देंगे। लड़का हंसता है क्या? नहीं मिल रहा। रीता खाना खाती है, तो रीता खाती है क्या? रीता खाती है क्या? क्या खाती है? खाना। यहां से मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या है? पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा। पक्षी उड़ रहे हैं किसे? नहीं मिल रहा, तो यहां से ये भी नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट दे रखा है आपको अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो जलज, जलज, पंकज, ठीक है, ये सभी किसके होते हैं, कमल के उदाहरण होते हैं, कमल के अनेकार्थी होते हैं। तो यहां से जलज ये हमको मिल रहा है, इसको बोलते हैं मोती, मछली, ये सभी क्या होते हैं, जलज के अनेकार्थी होते हैं। कौन सा नहीं है, बादल। अब आपको ये फाइंड करने के लिए भी क्या होगा, अगर मान लो आपको नहीं भी पता है कि मोती, मछली, ये नहीं भी पता हो, आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, बादल। और बादल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हम कमल के लिए जलज यूज करते हैं, वैसे ही बादल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जलद, है ना। तो यहां से वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। दो पद या दो शब्द जब मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, तो देखते हैं ऑप्शन में, संधि। संधि क्या होता है, संधि में हम क्या करते हैं, विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उपसर्ग में हम कोई भी अक्षर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है वो शब्द ही हो, ठीक है। प्रत्यय में भी सेम यही है कि हम प्रत्यय में कोई शब्द भी लगा सकते हैं, कोई अक्षर भी लगा सकते हैं, तो कोई वर्ण भी लगा सकते हैं, यानी ये शब्द वाली बात हो रही है, तो शब्द नहीं होता है। समास जो है वो क्या होता है, एक तीसरा पद बनाता है। जैसे हम प्रति और दिन लेते हैं, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन एक नया शब्द बन के आ गया, तो ये क्या बन जाता है, समास। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, समास। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, प्रतिदिन ही आ गया। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन। तो समास को एक बार अगर आपको पता है सारे समास तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कैसे ध्यान रखोगे कि समास में कौन कौन सी चीजें कैसी कैसी होती हैं, बहुत जल्दी और बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगी ताकि आप एलिमिनेट कर पाओगे और उससे जो आंसर है वो सही किस तरह से आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, अव्ययी भाव समास। तो अव्यय में क्या होते हैं, अवयव होते हैं। अवयव यानी जो ऐसे शब्द होंगे जो कभी चेंज नहीं होते हैं, किसी भी वाक्य में अगर जुड़ जाएं तो क्रिया के अनुसार या फिर वचन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन। तो प्रति क्या है, एक हमेशा समास क्या होगा, दो शब्दों का जोड़ होगा। तो आप देख लो कि कौन सा शब्द जो हमको सार्थक दो शब्द लग रहे हैं, एक प्रति एक दिन। तो प्रति क्या है, ऐसा शब्द है जो किसी के साथ भी डाल दोगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, ये तो ठीक है। लेकिन बाकी के सारे समास भी आप समझ लो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा, विभक्तियां होती हैं, उनके बीच में कर्ता ने, कर्म को, करने से, द्वारा, संप्रदान के लिए, ऐसी जो विभक्तियां हैं, ने, के लिए, को, का, के, की, ये सारी विभक्तियां मिलेंगी। दूसरा आता है आपका द्वंद्व समास और द्विगु समास, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। तो जब भी ऐसे दो शब्द होंगे जहां पर वो क्या करते होंगे, या तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे या एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, बेस्ट होंगे, यानी कि बस पक्की वाली दोस्ती। जैसे दाल और रोटी बोलते हैं, तो दाल के बिना रोटी इनकम्प्लीट है, या फिर सुख और दुख बोलते हैं तो वो दोनों क्या है, ऑपोजिट है। तो द्वंद्व जिसमें हमेशा क्या होती है, लड़ाई जैसा होता है, तो वो ऐसे होंगे। द्विगु जिसमें काउंटिंग होती है। बच जाता है क्या, हमारा कर्मधारय और बहुब्रीहि, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं और सबसे ज्यादा हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि में सारी चीजें होती हैं, कई मतलब सारे नहीं कि काफी शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय भी बन जाते हैं और बहुव्रीहि भी बन जाते हैं। लेकिन आपको कैसे ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अभी आने वाले जो दो क्वेश्चन है वो समास पे ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में कैसे करना है। जैसे मान लो दे रखा है नीलकंठ, ठीक है, यहीं पर ही दे रखा है नीलकंठ। मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, पीतांबर बताती हूँ, ठीक है। पीतांबर, तो पीतांबर क्या है, पीत है अंबर जिसके, मतलब पीले है अंबर जिसके, वस्त्र जिसको बोलते हैं अंबर, पीले है वस्त्र जिसके। तो हम क्या बोलते हैं, अगर आप अपना जो आप विग्रह कर रहे हो, वो विग्रह अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि पीले हैं अंबर जिसके इज इक्वल पीतांबर, ऐसे लिखते हो, तब तो वो क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप अपना विग्रह कैसे करते हो, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, इस तरह से अगर विग्रह करते हो तब आपका वो क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्योंकि बहुव्रीहि समास क्या होता है, कोई तीसरा ही अर्थ बताता है, ठीक है। तो अगर अपने विग्रह पे ध्यान देना, अगर आप विग्रह करते हो और लिखते हो, ये अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव में भी आता है या बाकी जितने भी बोर्ड्स में अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है, तो आपको अपने विग्रह के अकॉर्डिंग अपने समास का नाम लिखना है। अगर आप लिखते हो कि पीले हैं अंबर जिसके, तो तब तो आप उसका क्या लिखोगे, कर्मधारय समास लिखोगे। लेकिन अगर आप उसका विग्रह इस तरह से लिख रहे हो कि पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तब आप उसमें बहुव्रीहि लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास आएगा। क्यों, क्योंकि कर्मधारय में तो हम जिसके इस तरह से लिखते हैं।
तत्पुरुष में हम विभक्तियां लिखते हैं, बहुव्रीहि में हम अर्थात करके बोलते हैं, तो नहीं, अव्ययी भाव समास आएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तत्पुरुष तो है नहीं क्योंकि ये क्या है, विभक्ति वाली बात नहीं है। कर्मधारय हो सकता है, अव्ययी भाव नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि, क्योंकि नील का हम नीला, नीले सब कुछ कर सकते हैं, तो अव्यय तो नहीं होगा, अव्ययी भाव तो नहीं होगा। बहुव्रीहि और कर्मधारय में हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, आपको देखना है कि विग्रह कैसे किया हुआ है। विग्रह ऐसे लिखा हुआ है कि नीला है जो कंठ, नीलकंठ। अगर ऐसा लिखा हुआ होता नीला है जो कंठ अर्थात श्री कृष्ण, तब आप लगाते क्या, बहुव्रीहि। लेकिन अभी क्या लगाएंगे हम, कर्मधारय, क्योंकि विग्रह जिस तरह से है उसी तरीके से हमको आंसर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, वो इसलिए करेंगी, यहाँ तो ये वाला सेट तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आने वाले बाकी के जितने भी सेट हैं अगर आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप आराम से बाकी के सेट भी कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। अब आपको वाक्य, ये भी मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से बता देती हूँ क्या होता है। तो वाक्य तीन प्रकार, अगर रचना के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सरल, दूसरा होता है हमारा संयुक्त, और तीसरा क्या होता है हमारा मिश्र। इसको अगर इंग्लिश में समझोगे तो जब हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होगा या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन काम एक ही हो रहा होगा, मतलब क्रिया एक होती होगी, उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट एक, दो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन काम कितने हो रहे होंगे, दो, और उनके बीच में क्या लगे होते हैं, सब उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे होते हैं, मतलब तथा और ये सारी चीजें लगी होती है। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होता है, आश्रित होता है, मतलब एक वाक्य मेन होगा और उस पे एक वाक्य क्या होता है, आश्रित होता है, उसको हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो अब क्या बोल रहे हैं, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, जब, तब, जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सब हमको मिश्र वाक्य बताते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ डिपेंड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो ये सरल होगा ना संयुक्त होगा, ये बनेगा हमारा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। वाच्य, वाच्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कर्ता, कृतवाच्य जिसको बोलते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है, कृतवाच्य में हम कर्ता के ऊपर बोलते हैं, मतलब सारा काम कर्ता के अकॉर्डिंग होता है। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और भाववाच्य जिसमें हम किस तरह से बोलते हैं, किसी भाव को बताते हैं कि मुझसे उठा नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, और इसमें 90% जो होते हैं सारे नेगेटिव में होते हैं। तो कर्ता मतलब जिसमें कर्ता के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य बोलते हैं। और यहाँ से ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है। अगर कर्म को प्रधानता दी जाएगी तब हम कर्मवाच्य लगाएंगे, और जब भाव के बारे में बताया जाएगा तब भाववाच्य होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद। अब आप इसको सेट करके लगा के देखना है कि बालक चांद क्या देख रहा है। अगर क्या लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्यों लगाएंगे तो भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कैसे लगाएंगे तो भी क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन हम की और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालक चांद की और देख रहा है और पूर्ण विराम लगा रहेगा, क्योंकि अगर ये सभी लगाएंगे तो हमको क्वेश्चन मार्क होना चाहिए सेंटेंस में, जो है ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो हम कंजंक्शन पढ़ते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो धीरे धीरे तो क्या है, ये तो एक हमने क्या समझा था, ये एक हमारा क्रिया विशेषण होता है। अरे ये तो संबोधन के लिए होता है। वाह ये हमारा विस्मय आदि बोधक होता है। लेकिन अथवा ये क्या करते हैं, दो वाक्यों को जब हम चॉइस में बताते हैं तो ये हमारे कंजंक्शन होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या है, ये आपको दे रखा है खंड ग। अभी तक ख क किया, उसके बाद ख किया, आपका व्याकरण से रिलेटेड था। अब आ जाता है पाठ्य पुस्तक में, जो पाठ्य पुस्तक की कंटेंट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्न 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। 21 से लेकर 24 तक जो हैं वो आपके सारे इसी पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो पहले तो देख लो कि कौन सा पैसेज है, सॉरी पद्यांश है, या जिसको हम पद्य कहते हैं। तो ये उदो तुम हो अति बड़भागी, यानी कि फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वही है, सूरदास वाला, वहां से लिया गया है। बाकी का देखेंगे, पढ़ते हैं पैसेज को, सॉरी पढ़ते हैं पद्यांश को। ठीक है,
इस पद के रचयिता कौन है? अभी हमने बात करते करते ही इसका आंसर निकाल लिया कि इसके जो रचयिता है वो तो कौन है? सूरदास है। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला चैप्टर जो था वो तुलसीदास का था, जिसमें परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद था। नेक्स्ट है, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? तो अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सबको पता होगा कि यहाँ पे गोपियां किससे होती हैं? कृष्ण की भक्त थी। तो यहाँ से हम लगा देंगे बी। पुरीनिपात का क्या अर्थ होता है और गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इसको हम अच्छे से एक बार समझ लो कि क्या है। ये क्या दे रखा है? उद्धो तुम हो अति बड़भागी। मतलब ये जो गोपियां हैं, ये जो चैप्टर है वो क्या है? एक भौरा गीत है, जिसमें जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी का इंतजार करती हैं, लेकिन जो कृष्ण के जो साथ रहने वाले जो उद्धव थे वो आते हैं और कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। गोपियों कहते हैं कि कृष्ण जी नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग उनको भूल जाओ। तब वो जो गोपियां हैं वो उद्धव से बातें करते हुए उनको काफ़ी चीज़ें कहती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसे कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा ते ना ही मन अनुरागी, कि तुम उनके साथ रहते हुए भी तुमने उनके साथ अपना मन नहीं लगाया है। पुरीनिपात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, मतलब तुम पुरीनिपात यानी कि कमल के पत्ता जैसे होता है। अब उसकी तुलना कैसे करवाइए कि जैसे कमल का पत्ता जो होता है वो नदी में रह के भी, मतलब पानी में रह के भी डूबता नहीं है और ना ही उस पर पानी की एक बूंद ठहरती है, उसी तरह से तुम भी कृष्ण के साथ रहे हो, लेकिन तुम उसके प्रेम में नहीं पड़े हो। क्योंकि अगर तुम उसके प्रेम में होते या तुम उसको प्रेम करते होते तो तुम हमारे पास ये जो जोक संदेश है ये नहीं लेकर आते कि हाँ भाई तुम उनको भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम उनको लाइक करते होते, तुम उनको पसंद करते होते, तुम भी उनको प्यार करते होते, तो इस तरह से हमको ऐसे हर्ट करने नहीं आते। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस तरह से जो तेल गगरी जो होती है, तेल की गगरी, अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी, और उसी तरह से तुमने क्या किया है? इस प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव तक नहीं डुबाया है। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, और वो ऐसे कह रही है कि हम जो हैं बहुत ही भोली भाली हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम एक चींटी के समान है जो गुड़ के चारों तरफ लिपटी हुई होती है, उस तरीके से। तो ये सारा जो है आपको, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं तो यहाँ से भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे पद्यांश की तरफ। ठीक है, दो तो हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि पुरीनिपात का क्या अर्थ है? पुरीनिपात मतलब मैंने अभी भी बताया आपको, कमल के पत्ते से उनकी तुलना की थी। तो पुरीनिपात मतलब होता है पीपल का पत्ता नहीं, केले का पत्ता नहीं, कमल का पत्ता। ठीक है, कमल का पत्ता। नेक्स्ट है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? किससे की भाई? गुड़ खाई हुई चींटियों से तो उन्होंने खुद की तुलना की थी, है ना। फिर है दीपक और बाती से, ये तो आया ही नहीं। दूसरा है कमल के सी जो है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की। हाँ, ये जरूर की था उन्होंने। ये क्या बोला था कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, जैसे उसके ऊपर एक पानी की बूंद नहीं ठहरती है, और ऐसे ही तेल से जो सनी हुई जो गगरी होती है उसको अगर आप पानी में डुबाओ तो उस पर भी एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। तो ये दोनों उन्होंने कही थी। फूल और भंवरे से की, ये वाली ऐसी बात कोई नहीं आई थी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताना है। तो अट नहीं रही जो है उसमें हमने क्या देखा था? फागुन के मास की बात में बता रहे थे कि फागुन में जो है चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा लगता है पेड़ों ने क्या कर रखी है? फूलों की मालाएं जो हैं पहन रखी हैं। उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये उनके कवि हैं। तो ध्यान रखना कि जितने भी आपकी कविताएं हैं या जो भी आपके पाठ हैं उन सभी के आपको पता होना चाहिए लेखक और कवि कौन है। पढ़ लेना उनको, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चाहे आपका अगर जैसे सप्रसंग व्याख्या करने आती है किसी के भी बोर्ड में, तो आपको आराम से उसको आप कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो किसकी मुस्कान है? तदुत्तरित मुस्कान में हमने ये पढ़ा था। तो माता की नहीं, पिताजी की नहीं, नन्हे शिशु की या फिर दादाजी की। तो नन्हे शिशु जो है उनकी बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का या बीजों का? आपने अगर कविता अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली आंसर लगा लोगे, सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या
29 से 32 तक के लिए सही उत्तर आपको देना है। तो ये आपको 29 से 32 यानी कि 29, 30, 31, 32 4 क्वेश्चन हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। देखो तो कितने सारे गद्यांश आए आपके, गद्यांश भी आ गए, पद्यांश भी आए हैं। तो अच्छे से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने अच्छे से कर रखा होगा, पूरे मार्क्स आने की चांसेस हैं। तो प्लीज़ गलती मत करना, ध्यान से तरीके से अपने पेपर को करना, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, बाल गोविंद भगत के बारे में दे रखा है। तो पहले हम देख लेते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे या नाच रहे थे। तो ये जो था आपको वैसे तो ऑप्शन से लगेगा कि रो ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर भी देखेंगे। भगत जी का बेटा कैसा था। नेक्स्ट है भगत जी की पतोहू जो थी वो कैसी थी, यानी कि जो उनके बेटे की उनकी जो पोते की जो बहू थी वो कैसी थी। और नेक्स्ट दे रखा है बोधा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं पहले पैसेज। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह, और वह सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। कैसा था वो, उनका बेटा जो था वो सुस्त और बोधा सा था, यहाँ से मिल गया। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू जो थी बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी वो क्या थी, प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब सारी चीजें वो खुद ही हैंडल करती थी और उनको उन्होंने फ्री छोड़ रखा था। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या कर रहे थे, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या, क्योंकि यहाँ पैसेज में नहीं दे रखा है, लेकिन हमको पता है कि वो जब उनके बेटे मरे थे तो वो रो नहीं रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, गा रहे थे, ठीक है। तो यहां से बी जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भगत जी का बेटा कैसा था, तो चालाक, ईमानदार, चतुर नहीं, सुस्त और बोधासा, ये अभी अभी हमने देखा था, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो कैसी थी, सुभग और सुशील, के साथ ही वो प्रबंधिका भी थी, यही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है बोधा का अर्थ क्या होता है, बोधा का अर्थ होता है थोड़ी सी कम अक्ल होना या कम बुद्धि वाला होना, इसको हम कहते हैं बोधा, ठीक है। डी इज आंसर, कम बुद्धि वाला, जिसको हम बोधा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 33 क्वेश्चन दे रखा है। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था, मोटा और बातूनी व्यक्ति था, थोड़ा सा तो ऐसा था ही। तुनक मिजाज और चिड़चिड़े स्वभाव का था, नहीं ऐसा नहीं था। भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, भावुक तो था लेकिन सबकी मदद ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये लाइन हमको दे रखी थी कि एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। ये लाइन आपको पूरी चैप्टर में दे रखी है, तो इसीलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना। जितने भी चैप्टर हैं उनको सबको पढ़ के जाना। प्रश्न उत्तर ऐसे मत सोचना कि याद करने, जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ के जाना, ठीक है। अभी जैसे पेपर आने वाला है, तो एक दिन में पूरी जितनी भी बुक है उन सभी को एक बार ऐसे पढ़ लो, ताकि आपको ये पता रहे कि पूरे चैप्टर में कहाँ से किस तरह, जैसे देखो बीच बीच में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर आपका चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली कर लोगे। नहीं तो ऑप्शंस जरूर पढ़ना, वहीं से आप उनको एलिमिनेट कर पाओगे कि तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा तो नहीं था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति ऐसा था, लेकिन ऑप्शन तो हमको फर्स्ट भी सही लग रहा है कि मोटा था, बातूनी था, क्योंकि वो सबसे बात करता रहता था। सी भी ठीक लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 34। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी, तो ना तो मिट्टी की थी, मोम की थी, लाल पत्थर की थी, किसकी थी, संगमरमर के पत्थर की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 34 के बाद 35। ये क्या हो गया, 35, ठीक है। 35 नंबर क्या दे रखा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, हालदार साहब नहीं, पान वाला नहीं, लेखक नहीं, कैप्टन, ठीक है। कैप्टन जो था, जिसको सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत ज्यादा देश प्रेम था और इसीलिए वो जो उनकी जो प्रतिमा थी उन पे चश्मे बदलता था। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय, नागार्जुन, स्वयं प्रकाश या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, तो बी इज अ राइट आंसर, स्वयं प्रकाश। तो देखो यहाँ पे लेखक, कवि, इन सभी का नाम आ रहा है, तो अच्छे से कर लेना इनको। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक, अगेन एक गद्यांश है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 37 से 40 तक जो है आपको सही उत्तर देने हैं, बस। तो इतना करते ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पहला क्वेश्चन ये है। लेखक क्या खेलते थे, तो वो देखेंगे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है, और रहरी
रहरी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों का तमाशा देख लेते थे। तो क्या खेलते थे वो? नाटक करते थे। तो यहाँ से हमको फर्स्ट का आंसर मिल गया। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में, कौन सा मेला था वो? ददरी का मेला, जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते थे, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इसी प्रकार से एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो यहाँ पे रहरी जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? अरहर की दाल। ओके, तो प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है? ये हमको पता है, माता का आंचल, वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो माता का आंचल से लिया गया है। लेखक क्या खेलते हैं? तो लेखक क्या खेलते थे? यहाँ पे हमको बताया कि नाटक खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो ददरी का मेला जो था उसके बारे में चर्चा की गई है। रहरी किसे कहते हैं? रहरी जो है वो अरहर की दाल को कहते हैं। वो चैप्टर में आपको ऐसे दे रखा है। ये जो आपका सेकंड बुक है ना कृतिका, उसको पढ़ के जाना। तो उसमें 5 चैप्टर है, शायद डिडक्ट होकर आपके 3 से 4 चैप्टर ही आ रहे होंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो उनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको दे रखे होंगे नीचे, तो आप एक बार उन पर नज़र मार लेना, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं आपका टर्म 2 का पेपर जो किस तरह से आता है, फिर उसको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी देखेंगे। ये है आपका टर्म 2 का पेपर, सेट 1 ही लिया है मैंने, दोनों को सेट 1 उठाया है। तो यहाँ पे आपको वही 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 40 मिनट का है आपका पेपर सेट। और क्या क्या दे रखा है? परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दे। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड होंगे, सभी खंडों के प्रश्न उनके साथ देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक दे रखे हैं। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखें, मतलब जो जिस खंड का है उसी में लिखना। 2 अंक के प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में होना चाहिए। 3 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखें, ताकि इससे आप क्या कर पाओगे? टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे। तो सबसे पहले अपठित बोध दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। तो 2 into 3 मतलब 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है? ठीक है, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड, तो हमको ये मापदंड जो है ये वर्ड हमको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान क्या करते हैं? बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं ये हमको देखना है। तो बाल मनोवैज्ञानिक क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है, इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक हम 2-3 देख लेंगे जो हमको लगते हैं। आपको जब उस टाइम पे जो समझ में आए आप उसको देख के कि पूरा गद्यांश किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। तो ये गद्यांश का शीर्षक लिखना है। ठीक है, गद्यांश का शीर्षक लिखना है। बड़े चलो देखो, सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा, खेल जगत और कॉर्पोरेट जगत के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक कार्यरत हैं। मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचि, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। ये रहा, हमको एक आंसर तो मिल गया, मापदंड कैसे बनाता है ना। इन्हें बनाने के लिए वैज्ञानिक विधियों से अनुसंधान किए जाते हैं, फिर इन मापदंडों की वैधता को भी सत्यापित करना पड़ता है। मनोविज्ञान पशुओं, पक्षियों के व्यवहार का भी विधिवत अध्ययन करता है। वह ये जानने की कोशिश करता है कि कबूतर को ही संचार का माध्यम क्यों बनाया गया, किसी और पक्षी को क्यों नहीं। इस तरह पशु पक्षियों की विशिष्ट क्षमताओं का अध्ययन मनोविज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों की जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति कविता में हो सकती है, जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है। बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं, अंतर्द्वंद्वों और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। यदि बच्चों को कोई व्यवहारिक समस्या हो तो उन्हें सलाह भी ली जा सकती है। तो अब यहाँ पे ये जो गद्यांश है इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्कोरिंग है, तो टाइम लेके अच्छे से पढ़ के समझना कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। तो किसके लिए मापदंड बनाता है, तो आप कैसे लिखेंगे आंसर? मनोविज्ञान किसके लिए, तो हमने यहाँ से देखा था
मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समुच्चय व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। ठीक है, तो यहां से इसका ये आंसर मिल रहा है। और भी इसको एक बार और अच्छे से देख लो कि क्या क्वेश्चन किया है, मनोविज्ञान किसके लिए, तो किसके लिए बनाता है, हमको पता चल गया कि हाँ भाई मनोविज्ञान बुद्धि और इन सबके लिए मापने के लिए इनको बनाता है। तो इस पे फर्स्ट आंसर जो है आप डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था बाल मनोवैज्ञानिक का एक, हमने कहाँ देखा था, ये रहा बाल मनोवैज्ञानिक। बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं, किन्हीं भावनाओं को, अब आप इसका आंसर कैसे रखोगे, इसको ऐसे लिखना, बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों की, ठीक है यहां से लेना इस आंसर को, बच्चों की जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति कविता में होती है और जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्द्वंद्वों और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। कि ठीक है, इस तरह से लिखना, बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों की, इसको काट देना। ठीक है, बच्चों की भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्द्वंद और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब आपकी बात आती है गद्यांश की। तो गद्यांश का जो शीर्षक है वो आपको सही से आना चाहिए। तो आप कैसे कैसे बना सकते हो, दो तीन जो है हम देख सकते हैं। तो पहली चीज आप देखो कि पूरा का पूरा गद्यांश किसके ऊपर डिपेंड है। बार बार क्या आ रहा है, या तो मनोवैज्ञानिक आ रहा है, मनोविज्ञान आ रहा है। ठीक है, तो देखो मनोविज्ञान आ रहा है कि मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है, जीवन के हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता या मनोवैज्ञानिकों का महत्व, ये लिख सकते हो। और ठीक है, दो ये एक तो दो तो ये सही लग रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता, जीवन में मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता, या फिर ऐसे लिख सकते हो मनोवैज्ञानिकों की महत्ता या मनोवैज्ञानिकों का महत्व, या फिर मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका गद्यांश हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, व्याकरण। फिर यहाँ पे भी आपका व्याकरण आएगा। क्या क्या दे रखा है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है अव्यय पदों से। तो दिन के साथ आपको लगाना है कोई शब्द, तो कोई, हर बच्चा कुछ अलग अलग सोच सोच के भी लगा सकता है, बहुत सारे अवयव हैं। तो दिन जो है वो कैसे हो रहा है, ढल रहा है। कैसे ढल रहा है, धीरे धीरे। ठीक है, तो आप ये शब्द डाल सकते हो, दिन धीरे धीरे ढल रहा था। नेक्स्ट है, वह डैश नहीं पढ़ता है। तो वह प्रतिदिन लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक क्या है, हमारा अव्यय हो जाता है। तो प्रतिदिन लिख सकते हो या फिर रोज भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है। वह रोज नहीं पढ़ता, वह प्रतिदिन नहीं पढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अव्यय की परिभाषा लिखें। तो अव्यय की परिभाषा हम समझते हैं क्या है, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में लगते हैं और उसके किसी भी लिंग, कर्ता या क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दशानन का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें और चक्रधर का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। तो दशानन और चक्रधर दोनों में से एक करना है। ठीक है, अथवा दे रखा है। ऐसे ही जो इसमें ना, इसमें भी आपको अथवा करना है, या तो ये करना है या फिर ये करना है, जो भी आपको सही लगता है वो करना है। तो मैंने ये कर दिया, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि अव्यय क्या होता है। नेक्स्ट आता है दशानन। दशानन का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। तो दशानन, दश आननों का समूह, इस तरह से लिखेंगे। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, दो समास लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप इस दशानन को कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करना, लिखना समास या समस्त पद लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लिख देना दशानन, दशानन। ठीक है, यहां लिखना समास विग्रह। अब अगर आप इसका लिखते हो किस तरह से, दश या 10 आननों का समूह, तब तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका समास विग्रह ऐसे करते हो कि दशानन लिखते हो और यहां पे समास का विग्रह क्या करते हो, 10 आनन, 10 आनन हैं जिसके अर्थात कौन थे, 10 आनंद किसके थे, रावण, अर्थात रावण
तब आप इसका समास विग्रह करते हुए इसका आंसर क्या लिखोगे, तब इसका आंसर आप लिखोगे कि ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसा विग्रह करोगे वैसा ही उस समास का नाम लिखोगे। अगर आप लिख रहे हो 10 आननों का समूह तब तो आप द्विगु समास लिखोगे, और अगर आप इस तरह से लिख रहे हो 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, इस तरह से लिखोगे, अर्थात करके रावण लिखोगे, तब आप उसका समास क्या लिखोगे, बहुव्रीहि। ऐसे मत कर देना कि विग्रह तो इस तरह से किया और नाम ये लिख रहे हो, ये करोगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि जैसा विग्रह करोगे वैसा ही आप उस समास का नाम लिखोगे। नेक्स्ट सेम ऐसे ये चक्रधर, तो चक्रधर क्या है, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो आप कैसे लिखोगे, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, और उसका नाम क्या लिख दोगे, बहुव्रीहि समास। ये तो सॉर्टेड है कि इसका पता है कि चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको खंड ग दे रखा है जिसमें पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड होंगे। क्या क्या प्रश्न दे रखे हैं, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है और वे छाया को छूने से क्यों मना करते हैं, या तो ये क्वेश्चन करना है, या फिर हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा लिखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं आपको। कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 8, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। या तो आपको क्वेश्चन 8 में ये करना है, या अथवा में लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, वो आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सुशीर वाद्य से आपका क्या अभिप्राय है, और शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। प्रश्न नंबर 10, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये सब भी हम देखेंगे। खंड घ में जो है रचना के आधार पर है, मतलब आपको रचना करनी है। तो एक तो आपको पत्र लिखना है अपने क्षेत्र में पार्क को विकसित करने के लिए। दूसरा है छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग कराने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है, ये भी अभी हम देखेंगे। दिए गए संकेत आपको दिए गए हैं और उससे रिलेटेड आपको कोविड से रिलेटेड आपको एक निबंध लिखना है, या फिर सरहुल जो है एक पर्व होता है आदिवासियों का, आप अगर सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे, तो आप एक बार उसको देख लेना। मैंने कोविड जो है उसको लिखा है। स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से आपको लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन बनाना है, उसको हम अभी बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं उनके आंसर्स हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से हमको लिखने हैं। ओके, सबसे पहले दे रखा है खंड ग में पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो छाया को छूने से कवि का क्या आशय है और वह छाया को छूने से क्यों मना करते हैं, वो आपको बताना है। या हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का क्या आशय है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं। तो छाया मतलब कि जो पहले के अतीत की कुछ चीजें होंगी, तो अतीत में चीजें अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, दोनों हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कवि की जो अतीत की जो चीजें हैं वो बहुत ही सुखद हैं, जहाँ पर उनकी प्रेयसी थी वो उनके साथ थी और अब वो नहीं है। तो ये सारी चीजें उनको लगता है कि पहले जो चीजें थी उनको फिर से याद करके मतलब नहीं है, याद करके दुखी होने से। तो क्या दे रखा है, कवि ने यहाँ छाया शब्द का प्रयोग जो है अतीत की सुखद स्मृतियों के लिए किया है। पुरानी स्मृतियों को अर्थात सुख के दिनों की याद करने से वर्तमान के जो दुख हैं वो और भी कष्टदायक हो जाएंगे, इसलिए कवि इन ख्यालों से दूर रहने को कहता है। मतलब इन ख्यालों से, यहाँ पे ख्यालों लिख देना, ठीक है, इन यादों से भी लिख सकते हो, इन यादों से या इन स्मृतियों से दूर रहने को कहता है। पुराने सुखों की याद के सहारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो हैं अगर अभी दुखी हो तो पहले वाली चीजें सोच के, जो सुख वाली चीजें थी उनको सोच के और सुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ टाइम के लिए होगा लेकिन वापस से आपका दुख जो है आ जाएगा। नेक्स्ट है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या था, कवि के अनुसार हर चांदनी के पीछे क्या होती है, काली रात छिपी होती है, अर्थात हर सुख के साथ एक दुख जुड़ा होता है और सुख दुख क्या होते हैं, जीवन में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, उसका अर्थ यही है कि हर चांदनी में क्या होता है, अगर काली रात होती है तो उसके साथ जो है वो सुख भी होते हैं, तो सुख और दुख दोनों साथ साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है, लेखक ने फादर बुल्के, ये 7 क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद 8 में से दोनों में से चॉइस में करना है, 9 फिर 10, ठीक है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया। भाई माँ के दुख को प्रमाणिक इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ का दुख जो है वो वास्तविक होता है जब एक कन्या की शादी होती है।
तो माँ जो है सबसे ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता है और अब जो है वो किसी और के घर चली जाएगी, और जहाँ वो अपनी बेटी के साथ में सुख दुख बांटती थी, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं होगा। तो इस तरह से जो है उसके दुख जो है प्रामाणिक यानी कि सही माने जाते हैं, जो एक माँ के दुख होते हैं। तो कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख वास्तविक था। जिस बेटी को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके साथ वे अपने सुख दुख साझा करती थी, विवाह के बाद वो उससे दूर चली जाएगी और उसे लग रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी जो है वो किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी समझदार नहीं थी और वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी, और उसे अभी सांसारिक व्यवहार की जो कठोर यथार्थ है उसका ज्ञान भी नहीं था। तो इस वजह से उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो रही थी। वो सोच रही थी कि मेरी बेटी कैसे करेगी। तो ये सारे दुख जो थे वो प्रामाणिक थे यानी कि सही थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना कि क्या पूछा गया है कि दुख प्रामाणिक मतलब कि सही क्यों थे। तो वास्तविक थे, कोई ऐसा दिखावा नहीं था, सही में उसकी माँ को वो सारे दुख सता रहे थे। ठीक है, पाल पोस कर बड़ा किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। तो करुणा को मानवीय गुणों में अत्यंत सराहा गया है। दूसरे के दुख से द्रवित होने की करुणा है। फादर बुल्के का हृदय जो था पीड़ित व्यक्तियों के लिए करुणा से परिपूर्ण रहता था। उनकी करुणा मात्र एक मनोभाव बनकर नहीं रह जाती, वे दुखी का दुख निवारण करने का प्रयत्न भी करते थे, और शोक और संकट के क्षणों में फादर का उपस्थित होकर सांत्वना देना दुखी व्यक्ति को अपार जीवत और शांति प्रदान करता था, और इस करुणामय भाव की चमक उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देती थी। इसलिए लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक से बताया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। मैंने जो चॉइस वाले हैं वो दोनों ही लिख लिए हैं, ताकि आपको जो भी सही लगता है आप उसको पिक करेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व को प्रमुख रूप से दो व्यक्तियों से गहराई से प्रभाव पड़ा है। कौन कौन से थे। एक तो उनके पिता थे और दूसरी जो थी वो उनकी प्रधानाध्यापिका थी, जिनका नाम था शीला अग्रवाल। तो पिता ने क्या किया था, वे पिता जो थे, क्योंकि बड़ा आंसर है तो उसको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। लेखिका के पिता ने जो है लेखिका के व्यक्तित्व को सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित किया था। उन्होंने बेटी को राजनीतिक बहसों में शामिल करके उसे जागरूक बनाया, उसे रसोई घर तथा घर के कामों से दूर रखकर उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया। और वहीं पर उनकी शीला अग्रवाल जो उनकी टीचर थी, जो उनकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने क्या किया, उनको देशभक्त और क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी। तो उन्होंने क्या किया, लेखिका को अपनी जोशीली बातों से घर की चार दीवारी से बाहर आकर स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लेने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था उनके जीवन में। नेक्स्ट आता है सुशीर वाद्य से आप क्या समझते हैं। तो सुशीर वाद्य जो है संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक मारकर बजाया जाने वाला एक वाद्यों में है, जिसको हम सुशीर वाद्य कहते हैं। शहनाई अरब देशों की देन मानी जाती है, वहां नाड़ी और रीढ़ से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने के कारण उसे शाहनेय अर्थात कि सुशीर वाद्यों में शाह कहा गया है, और शाहनेय शब्द में ही कालांतर में शहनाई हो गया है, मतलब शाहनेय से ही क्या बनाया है, शहनाई बना है। ठीक है, तो शहनाई को सुशील वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई थी ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आगे है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाने के लिए हर संभव जो थे प्रयत्न किए। सर्वप्रथम मूर्ति के प्रयोग किए गए पत्थर की खोज करके उन्होंने सारे भारत में के पर्वत और पत्थरों की खानों का दौरा लगाया। असफलता मिलने पर उसने क्या किया, भारत के सभी प्रदेशों में स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों की नाप ली कि भाई किसी की नाक उनके सेट हो जाए, तो वो भी नहीं हुआ। सभी नाकें जो थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकल रही थी, कोई छोटी थी। अंत में किसी जीवित भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा दी गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये करना है, या छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। ये बहुत इजी है, आप आराम से लिख सकते हो कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, ये जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, समय की कीमत को जानो, अगर समय निकल जाएगा तो फिर आगे तुम पछताओगे, ब्ला ब्ला। आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। हमने फर्स्ट वाला जो है वो पिक किया है कि क्षेत्र में पार्क को विकसित करने के लिए आप क्या क्या करोगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको नाम देना होगा, जो भी व्यक्ति है, जिस भी निवासी का है, जिस भी जगह का है वो लिखेगा। जसवंत सिंह, गली नंबर 4, जनता कॉलोनी, जोधपुर।
डेट लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख देना 2022। सेवा में नगर निगम अधिकारी जोधपुर, विषय लिखेंगे जो भी आपका विषय है पार्क विकसित करने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम जनता कॉलोनी के निवासी हैं और हमारी कॉलोनी में नगर निगम के पार्क के लिए खाली भूमि पड़ी है। इस समय वह भूमि जो है गंदगी का कारण बनी हुई है। कॉलोनी के लोग जो है उसे कूड़ा घर समझकर इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं ना ऐसा, जहाँ पे भी हमको जगह ऐसा दिखता है, किसी ने भी अगर बाउंड्री भी लगा रखी है और वो प्लॉट खाली पड़ा है, तो हम सब लोग क्या करते हैं, उसमें कूड़ा डालते रहते हैं और फिर वो गंदगी बन जाती है। तो वही चीज़ जो थी, एक नगर निगम का जो जगह था वहाँ पर पार्क बनना था, लेकिन अब तक पार्क नहीं बना है, तो वहाँ पर लोग कूड़ा डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप बना के लिखोगे कि हम चाहते हैं कि हम स्वयं इस पार्क को विकसित और व्यवस्थित करें और इसके लिए आपकी अनुमति और विभागीय सहयोग चाहिए। मतलब हम कॉलोनी वाले भी क्या है, सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि यूआई जो भी नगर निगम के लोग होते हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ हाँ कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो, जिम्मेदारी दे देंगे, थोड़ी मीटिंग बिठा लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से मैनेज हो जाता है। तो हमारा निवेदन है कि आप किसी दिन हम कॉलोनी वासियों के साथ बैठक करें और पार्क को विकसित करने की योजना बनवाएं। आशा है आप अपना भरपूर सहयोग देंगे और हम कॉलोनी वासी जो है हर तरह का प्रयास या हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भवदीय, उसके बाद जिसका भी नाम है वो, और आप कौन होंगे, कोई जाने माने होंगे अपने कॉलोनी के प्रतिनिधि या जो भी हैं, जनता कॉलोनी प्रतिनिधि, जनता कॉलोनी। तो इस तरह से आप अपना पत्र लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है आपको कोविड से सुरक्षा के लिए लिखना है। तो ये तो आप मस्त लिख सकते हो, मेरे से भी बेटर लिख सकते हो। मैंने तो थोड़ा सा लिख लिया, लेकिन आप इससे भी और अच्छा लिख सकते हो और टाइम निकाल के अच्छे से समझ सकते हो। तो कोविड क्या है वो लिखना है। तो कोविड क्या है सबको पता है, उसको लिखना है। सुरक्षा के उपाय लिखने हैं, हम सब ने वो सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, तो उसको भी आप इजीली लिख सकते हो। लापरवाही का नतीजा, तो लापरवाही का नतीजा क्या होगा, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि अगर हम लापरवाही करते हैं तो हम खुद तो संक्रमित होंगे ही, साथ ही साथ हमारे परिवार को भी संक्रमित कर सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, जो भी जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है या कोई भी और भी बीमारी है, तो उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अगर हम लापरवाही करेंगे तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी मुसीबत में डाल देते हैं, आसपास के लोगों को भी। तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीज़ देखनी। फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या क्या चीज़ें सरकार ने क्या क्या चीज़ें की हैं उन सब के बारे में लिखेंगे। सरहुल जो है एक पर्व होता है आदिवासियों का, कैसे मनाया जाता है वो सब आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेंगे तो इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोविड से सुरक्षा। तो कोविड से सुरक्षा, कोरोना वायरस जो है ये एक ऐसा संक्रमण है जिससे व्यक्तियों को सर्दी जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्द ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है और सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। और यही कारण है कि पूरे देश में क्या हो गया है, लॉकडाउन किया गया है। सुरक्षा के उपाय आप ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हो कि कोरोना के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते की आदत डालनी चाहिए, घर में लाई गई सभी चीज़ों को पहले सैनिटाइज करना चाहिए, उसको फिर उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल लैपटॉप को भी समय समय पर साफ करना चाहिए, चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना चाहिए यदि आपके चेहरे पर बार बार, ये मत लिखना। ठीक है, फिर है छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू का ढकने का इस्तेमाल करें। टिश्यू को तुरंत जो है वो बंद डिब्बे में फेंक दें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए आप अपनी डाइट में पक्की चीज़ों को शामिल करें। ठीक है, और दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाला दूध का सेवन करें, गुनगुना पानी पीने की आदत डालेंगे। सारी चीज़ें हमने अप्लाई की हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे है लापरवाही का नतीजा। तो लापरवाही का नतीजा क्या हो जाएगा भाई, कोविड में लापरवाही के कारण हम खुद तो संक्रमित हो ही जाएंगे, साथ में अपने परिवार वालों को भी क्या कर देंगे, हम संक्रमित कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, उसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें होने में हमको क्या पता चलता है, हम उसको नॉर्मल समझते हैं और इस वजह से हम अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी संक्रमित कर देते हैं। तो कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में क्या होता है, निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल हो जाना, फेफड़े जो हैं वो लंग्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है और इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष क्या लगाओगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता जो है वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सकें और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। ठीक है, तो विज्ञापन लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई, लिखने के लिए हम बनाते हैं लिखिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देना। ठीक है, उसके बाद लिख देना स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ। स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ। ठीक है, ये आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे। अब आप सोचो क्या क्या कर सकते हो, उसमें क्या क्या क्रिएटिव बना सकते हो। सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको बोला था, ऐसे ऐसे बना के लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो डिस्काउंट या छूट, सेल, कुछ भी लिख सकते हो। डिस्काउंट लिख दो, ठीक है, या फिर छूट लिख दो। ठीक है, छूट, छूट कितनी लिखना, 10% छूट, 10% लिख देना। ठीक है, ये देख के लोग आकर्षित हो जाएंगे, अरे 10% छूट मिल रही है। अब क्या करेंगे, पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ के लिए आप पॉइंट बना सकते हो कि क्या क्या बनाओगे पेय पदार्थ में। तो किसी पेय पदार्थ यानी आप जैसे हम माजा वाजा होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का अगर आप लेना चाहते हो तो लिख लेना ताजे फलों का रस, ताजे फलों का रस। और क्या बना सकते हो, और पॉइंट डाल सकते हो। शुगर फ्री भी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी देखेगा पढ़ेगा, अरे जो शुगर फ्री, जिसको शुगर होगी वो भी सोचेगा अरे यार इसको पी सकते हैं आराम से, तो शुगर फ्री एक हाईलाइट पॉइंट हो जाएगा। और भी क्या क्या लिख सकते हो कि 100% नेचुरल लिख सकते हो, 100% नेचुरल। ठीक है, इस तरह से जो भी आपको पॉइंट लगते हैं 2-3 पॉइंट बना देना। उसके बाद क्या करोगे, आप जो भी बना रहे हो बॉटल या पीने की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे बॉटल बना देना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना, कोई भी नाम लिख देना, जैसे कोका कोला है तो, या फिर कोका कोला, या कोई भी माजा है तो ताज़ा लिख देना। ठीक है ताज़ा लिख देना, ताज़ा लिख देना। ओके, तो इस तरह से लिख देना। कोई थोड़ी सी डिज़ाइन बनानी है तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना लेना बॉटल में, यहाँ पे जैसा भी आपको क्रिएटिव लगता है वो बना देना। ठीक है, तो ये बॉटल बन गई। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, छूट आपने 10% दी है। उसके बाद जो भी जगह है जहाँ से ये बना रहा है प्रोडक्ट, जिसका भी है वो आपको लिखना है, तो लिख देना सौजन्य लिखना है इसको। ठीक है, सौजन्य, तो जिसका भी प्रोडक्ट का ब्रांड है वो लिख देना सौजन्य, तो एम के कंपनी। ठीक है, एम के कंपनी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना। जो भी नंबर है वो लिख देना आप यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा और क्या चीज़ें कर सकते हो, बस इतना। ठीक है, इतना। और हाँ, कोई स्लोगन अगर आपको याद है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे अच्छा पियो अच्छा जियो, कुछ भी लिख देना। थोड़ा फनी सा है लेकिन ठीक है, अच्छा पियो अच्छा जियो, या फिर लिख सकते हो और भी जो भी आपको लगता है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से स्लोगन डाल देना कोई अच्छा सा जिसको पढ़ के याद रह जाता है, और इस तरह से कोई पॉइंट्स डाल देना उसमें कि भी क्या स्पेशल है आपके प्रोडक्ट में, वो सारी। और बहुत अच्छे से क्रिएटिव बना के लिखना। यहाँ तो लाइंस नहीं है तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप अच्छे से बना के इसको लिख देना। मोबाइल नंबर लिख देना, चाहो तो यहाँ पे दुकान का नंबर, दुकान भी लिख देना, दुकान नंबर या शॉप नंबर, जो भी नंबर है 1 2 3 जो भी लिखना हो आप वो लिख सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपको विज्ञापन बनाना है, 5 मार्क्स का है। बहुत अच्छे से तरीके से लिखना, अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा क्रिएटिव बना के लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा झारखंड का जो पेपर है हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। बाकी के सेट जो हैं आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, एक एटलीस्ट, अब तो टाइम इतना है नहीं तो आप एक सेट तो जरूर कर ही लेना। इस सेट के अलावा एक सेट और है जो उसको आप कर लेना, 5 दे रखे हैं, आप कोई भी एक कर लेना
जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक तरह से पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, इस पेपर को बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सभी को अच्छे से कहीं नोट कर लेना, फिर दूसरा जो सेट उठाना और उसको प्रैक्टिस करके देखना। तैयारी तो अब हो गई होगी ऑलमोस्ट, अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उस पेपर को उठा के टाइम सेट करके अपना प्रैक्टिस करके देखना कि हम इजीली 1.5 घंटे में सारा पढ़ के और कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।